गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मेरे मित्रों, आइए फिर से आप लोगों को बहुत सारा गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आपके सामने एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हो रहे हैं, जिस कहानी का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये कहानी गोधुली भाग 2 वर्ग 10 के गोधुली भाग 2 का चौथा कहानी है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। कहानी क्या है? कहानी का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। शायद आप लोगों का भी नाखून बढ़ता होगा, हम लोग का भी बढ़ता है, सब लोग का नाखून बढ़ता है। नाखून क्यों बढ़ता है, कभी सोचा आप? नहीं सोचा? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहानी का नाम हो गया का नाखून क्यों बढ़ते हैं। कहानी के बारे में हम चर्चा करें। कहानी का नाम हो गया नाखून क्यों बढ़ते हैं और ललित निबंध। कहानी की विधा क्या है? ललित निबंध। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कहानी कहानी है उसका विधा क्या है? तो विधा है ललित निबंध। अब आता है सामने कि उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है। आपको पता है लेखक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेखक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लेखक कौन है? तो लेखक के बारे में हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का नाम हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था उनका। कहाँ हुआ था? आरात दुबे का छपरा। छपरा को आरात दुबे का छपरा कहा जाता है, और वो पड़ता का है बलिया, उत्तर प्रदेश में। आरात दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में। आरा, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। इसके अंदर कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ के सारे गुण आपको देखने को मिलेगा। इनकी अगर रचनाओं की हम बात करें आपसे, तो इनकी रचनाएं बहुत सारी है, जिसमें जैसे निबंध की बात करें तो इन्होंने बहुत सारा निबंध लिखा, जिसमें अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज आदि इनके बहुत सारे रचनाएं हैं, निबंध है। सॉरी। उसके बाद उपन्यास में है, तो उपन्यास में उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पूर्ण नरवा, पूर्ण पूर्ण नरवा आदि उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। आलोचना साहित्य, इन्होंने कुछ आलोचनात्मक साहित्य लिखा है, जिसमें सुर साहित्य, नाथ संप्रदाय, हिंदी संप्रदाय, ये सब इनकी आलोचनात्मक संप्रदाय साहित्य है। अब अगर बात करें इनके ग्रंथ की, तो इन्होंने कुछ ग्रंथ का भी संपादन किया है। किस ग्रंथ की संपादन किया है? तो ग्रंथ इनका है संदेश सरासर, पृथ्वीराज रासो आदि ग्रंथ का भी इन्होंने संपादन किया है। उसके बाद आगे बढ़े तो आलोक पर्व में इन्होंने, आलोक पर्व इनकी एक साहित्य है, कथा है, कहानी है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। लेखनी के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। वैसे पेशे से प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पे रहे काफी दिनों तक, और साथ में प्रोफेसर भी रहे। उसके बाद 1779 ईस्वी में इनका निधन हो गया दिल्ली में। इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? 1789 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया। इस प्रकार से ये हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक की बातें को जाना। तो आपको पता है कहानी में राइटर का कितना महत्व होता है। राइटर से रिलेटेड बातें आपसे पूछती है, जैसे उनकी रचना के बारे में, उनका जन्म मृत्यु के बारे में, ये सब चीज आपसे पूछती है, तो उसके बारे में हमने जाना। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कहानी। कहानी का बड़ा ही अलग तरह का नाम है, नाखून क्यों बढ़ता है। इस तरह का भी कहानी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने है नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक सवाल जो आपके दिमाग में या हर किसी के दिमाग में आ सकता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, केस क्यों बढ़ता है, दांत क्यों आता है, आंखें क्यों, पलके क्यों झपकता है। ये सब शायद, और आपको पता भी नहीं चलता, वो होता रहता है, आपको पता चलता नहीं है, और ये होता रहता है। इसको सहज प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहज प्रवृत्ति, वृत्तियां, सहज प्रवृत्ति। हमारे शरीर की कुछ सहज प्रवृत्तियां हैं, जिसमें नाखून क्यों बढ़ना एक सहज प्रवृत्तियां है। तो कहानी शुरू होती है
हजारी प्रसाद द्विवेदी राइटर है, खुद वो कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी, कहानी शुरू होती है कहाँ से, उनकी छोटी बेटी, मेरी छोटी बेटी, कहानी राइटर की जो छोटी बेटी है वो उनसे सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मार्क उन्होंने अपने पिताजी से पूछा। अब देखिए बच्चों का स्वभाव, आप तो नहीं पूछे हुए किसी से, क्योंकि आपका इसमें तो रुचि नहीं, तो आप अपने काम में दुनिया में लगे हुए हैं। लेकिन बच्चों के बारे में तो आप जानते हैं, उसको क्या सवाल आपके उसके दिमाग में आएगा वही जानता है, क्या कब आपसे पूछ लेगा क्या वही जानता है। तो उनके दिमाग में आ गया नाखून क्यों बढ़ता है, और पूछ दिया पिताजी से कि नाखून क्यों बढ़ता है। अच्छा, बच्चा में और गार्जियन में किस तरह का तालमेल होता है। बच्चा पूछ दिया नाखून क्यों बढ़ता है, गार्जियन को इसका जवाब पता नहीं है। अब गोल मटोल कुछ बातें उसको समझा दिया जाएगा, बच्चा समझ जाएगा, बाकी काम पूरा, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। बच्चा का ना, बच्चा को अगर आप चाहे तो बड़े आसानी से चाहे तो आप उसको जो समझाइएगा समझिए, एकदम कोरा कागज है जो समझ। अच्छा, एक और बात, वो कोरा कागज है, उसकी सहज प्रवृत्तियों में ये बातें छप जाती है। जो चीजें आप उसको बताते हैं ना, वो चीजें उसके प्रेजेंट वो माइंड में रहे या ना रहे, उसके सहज प्रवृत्तियां में, उसके मानसिकता में वो बैठ जाता है। आज के न कल के डेट में उसके दिमाग में ये चीज दोबारा रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि वो भूल जाता है। तो सवाल आता है सामने कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो राइटर अपना बच्चे को कुछ समझा दी, लेकिन ये सवाल राइटर कहते हैं कि ये सवाल सिर्फ मेरे से नहीं है, कि पूरे समाज से, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सबसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर क्या बात है कि काट दीजिए पुनः बढ़ जाता है, काटिए 3 दिन बाद फिर बढ़ गया। अपराध स्वीकार कर लेता है, जैसे काट दिए उसने, बढ़ा, उसने अपराध किया, आप उसको काट दिए, वो अपराध स्वीकार किया, और फिर अपराध स्वीकार करने के बाद पुनः बढ़ जाता है। निर्लज, निर्लज अपराधी की तरह, जैसे सिंध पे अपराधी पहुंच गया, निर्लज अपराधी को अपराध स्वीकार किया, और फिर जैसे ही ठीक हुआ छूटा, फिर सिंध पर पहुंच गया चोरी करने। तो इस प्रकार से नाखून का स्वभाव है, बढ़ता है काटता है, बढ़ता है काटता है, बढ़ता है काटता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो राइटर कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये जो नाखून बढ़ रहे हैं वो हमें प्रकृति ये बताना चाह रही है कि तुम कितना भी विकसित या कितना भी विकास क्यों ना कर लो, तुम आज भी वो जंगली मानव है, तुम आज भी वनमानुष हो। क्या हो, वनमानुष हो। तो कहते हैं कि कुछ लाख पहले की बात है, कुछ लाख वर्षों पहले की बात है, प्रकृति का आपको ये बताना चाह रहा है कि हम लोग जो वनमानुष थे, जंगली थे, जंगलों में रहा करते थे, और नाखून की जरूरत हमें हुआ करती थी। इसलिए शिकार करने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी से लड़ने के लिए हमें नाखून की आवश्यकता होती थी, दांत की आवश्यकता होती थी, ये सब की जरूरत पड़ती थी। उस नाखून को हम लोग अस्त्र शस्त्र में प्रयोग किया करते थे। लाखों कुछ ही लाख वर्ष पहले की बात है, ये कहा जा रहा है। फिर नाखून हमारा अस्त्र शस्त्र था, फिर उसके बाद समय बदला, हमें बुद्धि आई, हमने पत्थरों का ढेला का प्रयोग किया, पत्थर के ढेला का अस्त्र शस्त्र बनाया, पेड़ के लकड़ी का अस्त्र शस्त्र बनाया। आपको पता होगा रामचंद्र जी की बानरी सेना के बारे में जानते होंगे, जिसने सेतु बनाया था ना। तो उनके पास जो हथियार था, उस बानर सेना के पास वो यही हथियार था, पत्थर के ढेले, पेड़ की लकड़ियां का बना हुआ था। फिर समय आगे बढ़ा, लोगों ने विकास किया, खूब विकास किया, फिर हड्डी का हथियार बनना शुरू हुआ। हड्डी का अधिकार, जैसे आदमी का सबसे हड्डी तो बहुत मजबूत होता है, लकड़ी से ज्यादा मजबूत होता है, तो हड्डियों का हथियार बनने लगा। उसमें दधीची मुनि जो एक था, उसके हड्डी से जो हथियार बनता था वो माना जाता था कि बहुत मजबूत होता है। एक मुनि था, मुनि हुआ करता था उसमें, दधीची मुनि, उसके हड्डी से जो हथियार बनता था वो बहुत मजबूत माना जाता था। फिर आगे बढ़ा, लोग विकास किए, फिर धातु आ गए, धातु के हथियार बने, घोड़ा से लोगों ने लड़ना शुरू किया, और ये धातु और घोड़े के हथियार से मिलके लड़ा, इसीलिए मौर्य यहाँ आए, और उसके पास धातु और घोड़ा दोनों था, तो यहाँ के लोगों को उसने लड़ा, हराया, पराजित किया। समय और आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग यहाँ आए, लड़े, रहे, रहने लगे, संप्रदाय बहुत सारा आया। फिर ये धातु के हथियार घोड़ा के बाद फिर आगे समय बदला, अब बंदूक आ गया, बम आ गया, कारतूस आ गया, तोप आ गया, बम वर्षा वाला वायुयान आ गया,
बम गिराया जाता है, उससे भी आगे हम लोग आ गए, एटम बम आ गया। कुछ से आ गया, एटम बम। आपको पता है एटम बम के बारे में? एटम बम के बारे में कहा जाता है एक ऐसा बम होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था, अमेरिका ने यूज किया था हिरोशिमा पर। इसमें एक चर्चा भी किया गया, हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, जो आज आज से 1945 में भारत द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उस समय जो बम गिरा, वहाँ आज भी उस बम की वजह से जो लोग जन्म लेते हैं वो विकलांग, लंगड़ा, लूला, कान्हा ये सब पैदा लेता है। उस बम का आज तक वहाँ प्रकोप है। हम इतना आगे जा चुके हैं इस हथियार के दौर में। अब सवाल उठता है, राइटर कहते हैं, तो अब आप हमें बताइए कि हम कहाँ बढ़, कैसे बढ़, मानवता की ओर बढ़ रहे हैं या पशुता की ओर बढ़ रहे हैं? सवाल आता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मानवता की ओर या पशुता की ओर? अब सोचिए क्या हुआ ये कि प्रकृति हमें याद दिलाती है कि तुम नाखून बढ़ रहा है, तुम हजारों साल पहले जंगली मानव था वो याद दिला रहा है। तो मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्यता की निशानी हटाना चाहता है, पशुता की निशानी हटाना चाहता है, इसलिए नाखून काट जाता है। वो चाहता है कि जो हमारी पुरानी परंपरा में जो पशुता थी, नाखून बढ़ना, दाढ़ी बढ़ना, केस बढ़ना, वो सब हट जाए, उसको काट काट के हटा देते हैं, उसको काट काट के हटा देते हैं। तो फिर ठीक है, इस अस्त्र शस्त्र को तो आप हटा रहे हैं, लेकिन आपने तो ये तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, तो आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? आप मनुष्यता की तरफ बढ़े या पशुता की तरफ बढ़े? सोच के देखिए, ये सवाल सामने आता है। अब नाखून के बारे में कुछ बात शुरू होती है, बात शुरू होती है कि कुछ हजार साल पहले की बात है, कुछ हजार साल पहले की बात है। अच्छा, आज अगर आप नाखून नहीं काटते, आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियंस आपके नाखून काटने नहीं काटने की वजह से डांटते हैं ना, कि काहे नहीं काटा, क्यों नहीं काटा? स्कूल में चेक किया जाता है, आपके संस्था में चेक किया जाता है कि क्यों नहीं काटा। लेकिन यही समय कुछ साल पहले की बात है, नाखून काटने पर डांट पड़ता था कि नाखून क्यों काट लिया। आज अब जो है नाखून नहीं काटने पर डांट पड़ता है। नाखून की अंतर समझ में आया? कुछ साल पहले नाखून नहीं काटने पर उसको डांटा जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता, काटने पर पीटा जाता था, अब नहीं काटने पर पीटा जाता है। नाखून के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र एक बुक है जिसमें नाखून के बारे में चर्चा किया गया है कि उसमें जो बिलासी बिलासी मनुष्य हुआ करता था, सुकुमार माने मनुष्य जो बिलासी टाइप का हुआ करते थे, वो नाखून बड़ा बड़ा करके रखा करता था। पता नहीं उसका क्या करता था, वही समझे, लेकिन रखा करता था। जो त्रिकोण रखता था, वर्तला नुकार रखता था, चंद्रकार रखता था, दंतुला रखता था, आदि इस प्रकार से कह रहे हैं। उस समय में गौड़ देश के लोग बड़ा नाखून रखा करते थे और दक्षिणतः देश के लोग छोटा नाखून रखा करते थे। तो ये नाखून की कहानी हो गई, नाखून इस तरह से लोग रखा करते थे। तो आखिर ये नाखून की क्या कहानी है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से ये आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो कहा जाता है कि सहज प्रवृत्तियां में आती है नाखून का बढ़ना। नाखून का बढ़ना, केस का, दांत का, पलकों का गिरना। अब देखिए, नाखून का बढ़ना आप चाहे न चाहे वो अपने आप बढ़ती रहती है, आपको पता चलता है नहीं चलता है। आपका पलक अपने आप झुक जाता है, आपको पता चलता है नहीं पता। केस आपका बढ़ता रहता है, पलक झपकता रहता है, दांत आता है। तो ये सब हमारी सहज प्रवृत्तियां में से होती है, जो आप चाहे न चाहे वो अपने आप होता रहता है। अब कह रहे हैं कि हम लोग जो है ना अपने पुरानी सभ्यताओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं, पुरानी संस्कारिक चीजों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, हम उसमें लगे रहते हैं, उसी को अच्छा मान लेते हैं। ऐसा हम लोग अक्सर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अब सोचिए, कह रहे हैं उस कहानी में जिक्र किया गया इंडिपेंडेंस शब्द का। इंडिपेंडेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। अभी कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाए। इंडिपेंडेंस डे हम लोग जोर से हल्ला भी करते हैं, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस करते हैं ना, स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस का अगर इंग्लिश है, इसका सही हिंदी में उच्चारण देखें तो उसका मतलब होता है अनधीनता। अनधीनता माने किसी के अधीन में नहीं। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया अनधीनता, किसी के अधीन में नहीं। लेकिन हम मान क्या लिए हुए? स्वाधीनता। क्या मान लिए हैं? स्वाधीनता। लेकिन स्वाधीनता का सही में इंग्लिश में मीनिंग क्या होना चाहिए? सेल्फ इंडिपेंडेंस। लेकिन हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस मानते हैं नहीं, हम लोग क्या मानते हैं? इंडिपेंडेंस मतलब ही स्वाधीनता, स्वतंत्रता, अपने आप को ऐसा मान लिए है। तो उसी लिए कालिदास का एक कहावत है, कालिदास के जिक्र किया गया है।
कालिदास जी कहते हैं कि जितने पुराने हैं वो सब अच्छे हो ये जरूरी नहीं, और जितने नए हैं वो सब खराब हो ये जरूरी नहीं। तो हम मानव जो है, हम जो मानव है, हम मनुष्य और पशु से भिन्न है। क्यों भिन्न है? मनुष्य और पशु में हमारी, मनुष्य में और पशु में हमारा अंतर क्या है? अंतर ये है कि मनुष्य भी खाता है, पीता है, गोबर देता है, सब कुछ करता है, इंसान भी करता है, लेकिन इसके अलावा मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है। भगवान ने दिमाग दिया है, एक बहुत बड़ा दिमाग दिया है, जिससे वो पूरा दुनिया पे शासन करता है, करता रहा है, करता है। तो मनुष्य में और पशु में यही भिन्नता है कि मनुष्य के पास दिमाग है, सोचने की क्षमता है। तो कालिदास जी का कहना है कि आप पुराना नया के चक्कर में ना पड़े, आप जांचे, क्या करे? जांचे कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है, कौन नहीं अच्छा है, क्योंकि आपके पास दिमाग है, सोचने की क्षमता है। आज भी हम लोग सैकड़ों पढ़े लिखे लोग हो गए, जमाना से पढ़ा लिखा लोग, आज से पढ़ा लिखा लोग है, तब से चल रहा है, लेकिन फिर भी हमने इंडिपेंडेंस को ही स्वीकार के रख रखा है। सेल्फ इंडिपेंडेंस कहाँ रखा है? नहीं बदला, वही का वही है। क्योंकि हमने मान लिया कि पुराना जो है वो ठीक ही होगा, ऐसा मान लिया। लेकिन कालिदास जी का कहना है कि नहीं, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। हमें चीजों को जांच परख करके अच्छा जो है वो अच्छा है, जो गड़बड़ है वो गड़बड़ है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हम मानव है, सोच सकते हैं, हम जानवर नहीं। अब बात आगे बढ़ती है कि सुख कैसे मिले, सुख कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। उसमें जिक्र किया गया कि मनुष्य को सुख किस प्रकार से मिलेगा। तो कहते हैं कि एक बूढ़ा ने कहा, हमारे जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर जीवन में सफलता पाना है, सुख चाहना है, तो हमारे पास संसाधन की कमी है, संसाधनों को बढ़ाया जाए, फैक्ट्रियां लगाया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक बूढ़ा के बारे में जिक्र किया गया ऐसे ही लैंग्वेज में कि एक बूढ़ा ने बोला कि हमें अगर सफलता चाहिए, हमें अगर विकसित होना है, तो हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें अंदर देखने की जरूरत है, बाहर नहीं, अंदर देखना होगा। अगर हमको सुख चाहिए तो अंदर देखना पड़ेगा, न कि बाहर। लेकिन हम लोग कहाँ देख रहे हैं? बाहरी चीजों को, भौतिक चीजों को सुख मानते हैं। भौतिक चीज हमें जितना प्राप्त होता है, हम उसी आधार पे अपने आप को सुखी या दुखी मानते हैं। कम प्राप्त है, दुखी है, ज्यादा मिला, सुख है, ऐसा मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, बाहर नहीं, अंदर देखिए। क्योंकि अब ये कहा था, पता नहीं लोगों को क्या लगा, क्या अच्छा लगा, किसी सरफिरे ने इनको गोली भी मार दिया इस वजह से कि अंदर देखना है, इसीलिए इसको गोली भी मार दिया गया था। वो मारे भी गए थे। वो कौन है आपको पता है, और किसने मारा ये भी आपको पता है। तो आप जरूर इस कहानी में इस कमेंट करें कि वो किस बूढ़े की चर्चा हो रही है और उस बूढ़े को किसने गोली मारा। अब बात आती है, इसमें कहानी में कहा गया है लास्ट चलते चलते कि सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है। सफलता और चरितार्थ में अंतर। सफलता का मतलब होता है भौतिक चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर ले। दुनिया में जितने भी चीज है उसमें सबसे ज्यादा चीज अगर मेरे पास है तो मैं मानता हूँ सफलता है। लेकिन सफलता वो नहीं, वो सफलता हुआ। लेकिन चरितार्थ, चरितार्थ के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, तभी जाके आपको चरितार्थ माने चरित्र का निर्माण हो पाएगा। तभी आप अच्छा विकसित कर पाएंगे। सफलता और विकसित में चरितार्थ में ये अंतर है। इस प्रकार से इन्होंने कहानी में इस चीज का जिक्र किया कि आखिर नाखून जो बढ़ रहा है, ये हमारी जो सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य पुराने चीजों को अच्छा ही मानता है, नया चीजों को गलत मानता है। ये तमाम चीजों के साथ इस कहानी का लास्ट तक आता है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि देखिए कमबख्त, लास्ट में इन्होंने एक लाइन, क्लियर लाइन कहा कि कमबख्त, नाखून बढ़े है तो बढ़े, मनुष्य इसे बढ़ने नहीं देगा, कह के कहानी को समाप्त किया। इस कहानी में एक बार बीच में ये भी जिक्र किया गया है कि प्राणी वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य को पहले पूंछ हुआ करता था, वो झड़ गया। हो सकता है आने वाले समय में इंसान का नाखून भी झड़ जाए, बाल भी झड़ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब ये सब चीज खत्म हो जाए तो हो सकता है मनुष्य पशुता को छोड़ के मानवता की तरफ परिवर्तित हो जाए। लेकिन कैसे? आप देख रहे हैं नाखून को काट रहे हैं, नाखून को तो काट रहे हैं, हमेशा काट रहे हैं, लेकिन कहाँ मनुष्यता की तरफ आ रहे हैं? वो तो पशुता की तरफ ही जा रहे हैं। तरह तरह के हथियार अपना रहे हैं, तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं, दुनिया को आगे पीछे दुनिया में आगे भागे जाने की दौड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है, कौन कितना आगे। और ये सब चीज एक पशुता की निशानी है, मानवता की निशानी नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस कहानी की अगर हॉल पूरा सारांश हम देखें
तो ऐसा इस कहानी के ज़रिए राइटर हमें आपको यह ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने अंदर देखना है, हमें मानवता की तरफ जाना है, पशुता की तरफ नहीं। मानवता का काम है मानवता को बचाना, मानवता का काम है मानवता को खत्म करना नहीं, पशुता का काम है मानव को खत्म करना। आप देश में दुनिया में युद्ध कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, ये पशुता का काम है, ये मानवता का काम नहीं है। तो इस कहानी के शीर्षक के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात आपको हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हमें मानव बनना है, मानव बनना है और मानव बनना है और मानवता को बचाना है, ना कि पशुता को। इस प्रकार से इस कहानी को हमने देखा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, कहानी शुरू से लास्ट तक हमने उसके जो कीवर्ड थे, जो अच्छे वर्ड थे, जो आपके लिए जरूरत था, मैंने उसे चुन के रखा था, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। राइटर के बारे में हमने जाना और इस प्रकार से ये कहानी हमारा समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को आप देखे हैं, आपको अच्छा लगा है। लाइक कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और आपकी जो तैयारी चल रही है मैं दुआ करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी से चले और आपको अच्छा डिवीजन आए। उस तैयारी में मैं मेरी थोड़ी सी ये सहयोग अगर आपको थोड़ा सा भी सब मदद करता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर आपको मदद करे तो मैं चाहूँगा आप उसका भी हमें रिप्लाई दें ताकि हमें अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। ओके।